दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के करेंट अफेयर्स में जो पीआईबी और द हिंदू व अन्य न्यूज़पेपर में जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है उस पर नज़र डालते हैं। तो आइए सबसे पहले पीआईबी में जो पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इससे मेंस में क्वेश्चन भी पूछे गए। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक समझौता हुआ है, वो किसके बीच हुआ है? तो ये नफेड के बीच हुआ है और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसे हिंदी में कृषि और किसान कल्याण विभाग के नाम से जाना जाता है, इसके मध्य समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मोटे अनाजों का वर्ष है 2023 से मनाया जाएगा, तो इसी को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से जाना जाएगा। तो ये प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनेगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब ये मनाया जाएगा 2023 में। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इंडिया के द्वारा भी कौन सा नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मोटे अनाजों के लिए राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया था। जब घोषित किया गया था तो इससे जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी उसमें भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन हमने मेंस का यहाँ उठाया भी है। अब ये आखिरकार वर्तमान समय में क्यों मोटे अनाजों की प्रोडक्शन को क्यों अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर यानी भारत के द्वारा क्यों इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसके दो तीन रीज़न हैं। एक तो यह जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट होता है, पोषण से युक्त होता है और ये सस्ता होता है, यानी जो गरीबों का कहा जाए आहार मोटे अनाज के रूप में माना जाता है। और अगर इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया तो इससे जो भारत में यानी भूख की समस्या है उससे निजात मिलेगा और दूसरे जो कुपोषण की समस्या है उससे भी निजात पाया जा सकेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आपको जो लिखना है, ये क्वेश्चन मेंस में यूपीएससी में पूछा गया था, तो इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर क्या किया है, आज के जो क्वेश्चन ऑफ द डे में इस क्वेश्चन को उठाया है कि गत वर्षों में कुछ विशेष फसलों पर जोर ने शस्य पैटर्नों में किस प्रकार परिवर्तन ला दिया है। यानी अब गेहूं चावल जैसे आप देखते हो या कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोडक्शन पर क्या किया जाता, विशेष बल दिया जाता है। तो पूरा का पूरा जो क्रॉप पैटर्न होता था वो पूरा बदल गया। अब आगे क्वेश्चन का जो हिस्सा इसमें दिया गया है कि मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग पर बल को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। यानी मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग पर बल दिया जा रहा, तो इसका आपको बताना है, ये 200 शब्द में आंसर लिखना है। क्यों आखिरकार ज़रूरत है मोटे अनाजों के उत्पादन व उपभोग, यानी केवल उत्पादन प्रोडक्शन ही ना हो बल्कि उसका लोग मोटे अनाजों को कंज्यूम करें। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार मोटे अनाज किसे कहा जाता है। तो इसमें मोटे अनाज में जैसे आपका बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, इन मोटे अनाज वाली फसलों को शामिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लिखिएगा और लिख करके कहाँ सेंड करना है, तो लिख करके आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देना है। अगला आप चलते हैं। अगला जो ये पीआईबी में दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, क्या न्यूज़ थी? ग्लोबल न्यूज फोरम 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तो ये पहला पॉइंट बनेगा कि ग्लोबल न्यूज फोरम 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा। तो ये आबू का मतलब हुआ ABU। आबू की फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और ये 3 अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर 2022 के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। दूसरा, जब ऐसे कोई पर्व, फेस्टिवल या कोई डे इंटरनेशनल या नेशनल स्तर पे आयोजित किए जाते हैं तो उसकी कोई ना कोई थीम होती हो और थीम आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, पूछी जाती है। तो इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई ट्रूथ एंड ट्रस्ट एट टाइम्स ऑफ क्राइसिस, यानी संकट के समय विश्वास और सत्य को बनाए रखना, ये इसकी क्या है, थीम है। यानी ट्रूथ एंड ट्रस्ट एट द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अगला अब यहाँ एशिया पैसिफिक
ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में होती है। यह एक प्रकार का नॉन प्रॉफिट यानी कि गैर लाभकारी, नॉन गवर्नमेंटल गैर सरकारी, नॉन पॉलिटिकल गैर राजनीतिक प्रोफेशनल व्यावसायिक एसोसिएशन संगठन है। और जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ब्रॉडकास्टिंग में संस्थाएं काम कर रही हैं उनको किस प्रकार सहायता प्रदान किया जाए ताकि वो निष्पक्ष होकर के ब्रॉडकास्टिंग कर सके। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसका हेडक्वार्टर्स की बात किया जाए तो ये मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका हेडक्वार्टर्स स्थित है। ये इसलिए आपको पूछेगा तो मोस्टली आप याद किए होते हैं कि जिनेवा, वहीं गलती कर देते हैं। तो इसका कहाँ हेडक्वार्टर्स है? तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का हेडक्वार्टर्स कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो ये द हिंदू न्यूज़पेपर में ये हाईलाइट बना हुआ था, ये किसको? ये मेडिएशन बिल 2021 को लेके। अभी ये चर्चा में क्यों? आप कहेंगे 21 का है तो अभी अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसके पास गया था, तो उस पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई है वो क्या रिकमेंडेशन दी है और फिर से इसको वापस किया है पार्लियामेंट को, इसलिए चर्चा पर चर्चा का एक विषय बना हुआ था। तो मेडिएशन बिल 2021 में क्या यानी किया जाएगा क्या इसमें? तो इसमें मेडिएशन का मतलब हुआ मध्यस्थता। जैसे दो तरीके से कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो एक तो कोर्ट में उसका निपटारा होता है और एक आपस में लोग बैठ करके किसी तीसरे थर्ड पार्टी की यानी मध्यस्थता से उस जो मुद्दे हैं, जो विवाद हैं, उसका शांतपूर्ण तरीके से समाधान कर लिया जाता है। तो इसी शांतपूर्ण तरीके से समाधान किसी भी विवाद का हो जाए तो इससे क्या दोनों पक्षों को फायदा है और दूसरी जो भारत में जो कोर्ट है, न्यायपालिका है, उस पर जो पेंडिंग केसेज हैं वो भी घटेंगे और इससे जो न्यायपालिका की कार्रवाई है वो भी तेजी से हो सकेगी। तो इसमें पहला यही है कि अभी तक मेडिएशन ये अनौपचारिक रूप से काम करता था, यानी इसको कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड दर्जा नहीं दिया गया था। तो पहला इसे इसलिए लाया जा रहा है कि इससे मेडिएशन को संस्थागत रूप प्रदान किया जाएगा, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया जाएगा। और दूसरा इससे क्या होगा कि जो मेडिएशन को केवल संस्थागत रूप नहीं प्रदान किया जाएगा बल्कि इसको प्रमोट किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा और जो मेडिएशन है, मध्यस्थता है, इसको आसान बनाया जाएगा ताकि भारत के सभी लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। और जब ऐसा होगा तो इससे जो आपसी विवाद हैं, आपसी विवादों को शांतपूर्ण तरीके से निपटारा भी किया जा सकेगा। तो इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा? तो इसके अंतर्गत एक मेडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे कहा जाए कि भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना की जाएगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, मेडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया इसके अंतर्गत स्थापित होगा। इसके अलावा चूंकि भारत के लिए क्यों जरूरी था? क्योंकि भारत सिंगापुर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया हुआ है, उसका सिग्नेटरी है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपनी प्रतिबद्धता को क्या कर रहा? पूरा करने की दिशा में इसे मेडिएशन बिल जो 2021 लाया जा रहा है वो उस दिशा में है। तो इसमें सिंगापुर कन्वेंशन, जब मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप डाल सकते हैं। इसके अलावा मेडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट इसके अंतर्गत स्थापित किया जाएगा और इसमें जो एजेंसी होंगी, अथॉरिटी होंगी और क्या इसमें पार्टीज होंगी, उन्हें 90 दिन का मौका दिया जाएगा। यानी 90 दिन में रिव्यू करने के लिए उनको मौका मिलेगा। तो 90 दिन इसमें पूछा जा सकता है, यानी 3 महीने अर्थात 90 दिन का इसमें जो जिनके बीच समझौता हो रहा है उनको 90 दिन का समय भी दिया जाएगा। अब इसमें अगला क्या चैलेंजेस क्या है, यानी चुनौतियां क्या हैं? ये जो मेडिएशन बिल 2021 लाया जा रहा है इसमें चुनौतियां क्या हैं? तो इसमें क्या होगा कि प्री लिटिगेशन मेडिएशन को क्या किया गया है? मैंडेटरी किया गया है। यानी जब तक आप प्री लिटिगेशन
प्री लिटिगेशन माने होता है याचिका। जब तक आप पूर्व याचिका मध्यस्थता के लिए नहीं डालेंगे, केवल एक पक्ष से नहीं, दोनों पक्ष को डालना होगा कि हम दो पार्टीज हैं और हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, तभी ये क्या हो पाएगा, यानी संपन्न हो पाएगा। कहने का मतलब हुआ कि इसमें दोनों पार्टियों में जागरूकता होनी चाहिए और दोनों पक्ष राजी होने चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, यानी मेडिएशन करना चाहते हैं, मध्यस्थता के माध्यम से अपने आपसी विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करना चाहते हैं। तो इसमें अनिवार्य क्या किया गया, प्री लिटिगेशन मेडिएशन। तो इससे जो मेडिएशन को यानी इनकरेज, प्रमोट वाली अभी बात की गई थी, फैसिलिटेट वाली बात की गई थी, वो कहीं ना कहीं उसके लिए चुनौती उत्पन्न होगी, क्योंकि दोनों पार्टियों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि प्री लिटिगेशन मेडिएशन उनको करना होगा। तो पहला एक ये चुनौती है। दूसरी क्या चुनौती है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आपने देखा कि पुट्टा स्वामी केस के बाद इसका व्यापक स्तर पर क्या किया गया, यानी विस्तार किया गया। राइट टू प्राइवेसी को लेकर के भी प्रमुख चुनौती उभरेगी। तो आर्टिकल 21 का क्या होगा, उल्लंघन हो सकता है, ये भी चुनौती है, कैसे बैलेंस बनाया जाए। और तीसरा, इसमें जो ये प्री लिटिगेशन मेडिएशन है, इससे न्याय में देरी भी हो सकती है। तो यानी न्याय में देरी होगी तो न्याय में देरी को कहा भी जाता है कि अगर न्याय में देरी होती है तो न्याय से इनकार माना जाता है। तो ये न्याय से इनकार की जो संस्कृति चल रही है उसको भी प्रोत्साहन मिल सकता है। तो ये भी एक चुनौती उत्पन्न होगी। अगली क्या चुनौती, इसमें एक जो क्लाज है 26, क्लाज 26 को जो अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जब ये बिल भेजा गया था तो उसने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है, क्योंकि उसने कई इसमें क्या बताए हैं कि इसमें बहुत सारे जो क्लास 26 है वो पूरी तरीके से संवैधानिक तंत्र के हिसाब से, संवैधानिक जो मूल्य होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं है, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। इसके अलावा और क्या, इसमें क्रॉस बॉर्डर मेडिएशन, भारत के बाहर कैसे, अगर भारत के बाहर का कोई मामला है तो उसका मेडिएशन कैसे होगा, वो भी बिल्कुल क्लेरिफाई नहीं किया गया है। तो ये क्रॉस बॉर्डर मेडिएशन के संबंध में भी भारत में चुनौती उत्पन्न हो सकती है। तो ये था, इसमें आपका क्वेश्चन मेंस का क्या बनेगा, मेंस का क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में प्रस्तुत किया गया मेडिएशन बिल 2021 का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए 200 शब्द। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन बोली दिए हैं, इसको आपको अपने आप क्या इसका आंसर लिखना है। बहुत सारे पॉइंट आपको यहाँ से मिल चुके होंगे। अगला, आप हंगर से आए दिन गरीबी हंगर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अब हम नया क्या इनोवेटिव करने वाले हैं, डेली दिन प्रतिदिन कुछ फैक्ट फिगर भी अपने इस डिस्कशन में शामिल करेंगे, जो केवल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो आप जैसे कोई क्वेश्चन हंगर से आता है कि भारत में हंगर से संबंधित कोई डेटाज क्या हैं, तो यहाँ 3 इनका बिल्कुल अपने नोट्स, ये PDF भी आपको कहाँ मिल जाएगा, तो ये लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे PDF डाउनलोड करके अपना नोट्स खुद का भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या, भूख से हंगर से संबंधित क्या तथ्य का यूज कर सकते हैं, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, 71। कितने, 113 देशों में भारत की रैंक कितनी है, यानी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। तो प्री में क्वेश्चन पूछेगा कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 71। 113 देशों में भारत की रैंक 71 है। इसी प्रकार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देश में 101 रैंक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 191 देशों में 132 किसकी है, इंडिया की रैंक है। तो ये 3 डेटा, कहीं भी भारत का समावेशी विकास आए या समृद्धि आए या फिर भूख गरीबी कहीं भी कोई आए, तो इन 3 डेटा को अपनी आवश्यकता अनुसार आप यूज कर सकते हैं। अगले चलते हैं। अगला, अब ये UPSC और UPPCS का जो मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन था वो समाप्त होता है। अब जो अन्य वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। तो जो केवल UPSC वाले हैं तो चुपचाप यहाँ से आगे इसको स्किप कर सकते, बाकी जो PCS BO RO की तैयारी करते हैं वो पूरा वीडियो देखना ना भूलें। तो आइए अब शुरू करते हैं आगे। तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं डॉक्टर विवेक लाल। डॉक्टर विवेक लाल को क्या किया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। और ये क्या हैं, तो ये जनरल एटॉमिक्स के प्रमुख के तौर पर ये अमेरिका में कार्य
कर रहे हैं। अगला दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि भारत का पहला पूरी तरीके से डिजिटल साक्षरता वाली ग्राम पंचायत कौन बनी है, तो ये केरल राज्य का पुल्लमपारा ये क्या बन गया है, भारत का पहला कंप्लीट डिजिटली लिटरेसी वाली ग्राम पंचायत बन गई है। चूँकि भारत की पहली है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं। इसमें और इसके अलावा कुछ पूछा भी नहीं जाएगा, यही सीधे पूछा जाएगा, तो जितना पूछा जाएगा उतने हम डिस्कस भी कर रहे हैं। अगला ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर। इसी को क्या कहा जाता है, हल्का लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर है जिसका नाम ही रखा गया प्रचंड, इसको क्या किया गया है, जोधपुर में इसको सेना के एयरबेस में शामिल कर लिया गया है। तो दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि प्रचंड है क्या, तो ये लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है। क्या है, लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है प्रचंड, और ये किस में शामिल किया गया, जोधपुर में इसमें शामिल किया गया है। अगला ये नोबेल पुरस्कार अब देना शुरू हो गया, तो नोबेल पुरस्कार ये फिजिक्स के लिए किसको दिया गया, तो 3 व्यक्तियों को फिजिक्स के लिए दिया गया है। आप के माइंड में ये प्रश्न आना चाहिए या उत्पन्न होना चाहिए कि क्या 3 से ज़्यादा अभी तक कभी नहीं दिया गया। तो एक जो फील्ड है उसमें एक साल मैक्सिमम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं। यानी एक या तो व्यक्ति विशेष को दिया जाएगा या 2 लोगों को या 3 लोगों। तो आप अभी तक जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं आप पूरा इतिहास उठा के देखिए, तो एक साथ संयुक्त रूप से 3 से ज़्यादा किसी भी साल नहीं मिलेगा। तो ये फिजिक्स में कितने 3 लोगों को दिया गया। इनमें कौन नाम है, एलन एस्पेक्ट हैं, दूसरा कौन है, जॉन एफ क्लासर हैं, और तीसरे कौन है, एंटोन जिलिंगर हैं। कौन, एंटोन जिलिंगर। तो एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लास्टर, एंटोन जिलिंगर। तो इसमें एक किस देश के हैं, तो एलन एस्पेक्ट कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। जॉन एफ क्लासर कहाँ के हैं, अमेरिका यूएसए के हैं। एंटोन जिलिंगर कहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया के हैं। तो इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। किस लिए दिया गया, दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्वांटम इंफॉर्मेशन सूचना के आधार पर नई टेक्नोलॉजी का इजाद किया है, उसी के योगदान के लिए इन तीनों लोगों को क्या किया गया, फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। अगले क्वेश्चन की जो ओर चलते हैं, स्टेट विशेष की जो स्कीम कभी कभार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन्हीं में से एक है आसरा योजना। आसरा योजना ये तेलंगाना सरकार की है और ये एक प्रकार की पेंशन योजना है जिसमें जो गरीब हैं सभी गरीबों को जीवन सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे तेलंगाना सरकार के द्वारा क्या किया गया है, शुरू किया गया। ये अभी नहीं शुरू हुआ, ये पहले से चल रही है, अभी चर्चा में थी। तो ये कब से चल रही है, 2014 से ये स्कीम चल रही है, अभी चर्चा में बनी हुई थी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है। अगला क्वेश्चन है, ये अगला फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 400 T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले और दुनिया के 9वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो ये क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो ये अच्छा इसमें नाम इंडिया का छूट ही गया, रोहित शर्मा, यहाँ लिख लीजिएगा, ये शायद छूट गया है, रोहित शर्मा। कौन बन गए हैं भाई, रोहित शर्मा भारत के ये क्या हैं, पहले व्यक्ति हैं और दुनिया के 9वें क्रिकेटर हैं जो 420 यानी T20 मैच खेलने वाले ये बन गए। और इन्होंने कहाँ पर ये यानी खिताब यानी प्राप्त किया है, तो ये बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम जो असम में है, वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये मैच खेले हैं और उसी के बाद ये खिताब ये पाए हैं। अगला इसमें अब ये आपका पहले नंबर पे कौन है, दुनिया के ये 9th नंबर के हैं, तो दुनिया के फर्स्ट नंबर के कौन हैं, तो ये वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ये दुनिया के पहले प्लेयर इसमें ये क्या हैं, ऑलराउंडर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन विंड एनर्जी सेक्टर। इंडियन विंड एनर्जी सेक्टर के जनक कौन, तुलसी तांती का निधन हो गया। तुलसी तांती का निधन हो गया। तो ये तुलसी तांती क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नवीकरणीय ऊर्जा है इसमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और इसी नवीकरणीय ऊर्जा में भी जो विंड एनर्जी होती है, विंड का मतलब हवा,
हवा से जो ऊर्जा प्राप्त करती है उसमें काफ़ी इनका योगदान रहा है, तो इन्हें भारत का विंडमैन भी कहा जाता है। इनके द्वारा 1995 में सुजलान एनर्जी की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? सुजलान एनर्जी की 1995 में स्थापना की गई थी। अगला फिर इम्पोर्टेंट है, सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 को लेकर के था, और इसको किसने जीता है? तो रेडबुल के जो ड्राइवर हैं, कौन? सर्जियो पेरेज के द्वारा इसको जीत लिया गया है। और ये किसको हराए हैं? चार्ल्स लेक्लर। किसको हराए हैं? चार्ल्स लेक्लर। तो सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 रेडबुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने जीता है। और किसको? ये हराने वाला भी ध्यान रखिएगा, चार्ल्स लेक्लर को हराए हैं। अब यहाँ कुछ जो 2022 के अंतर्गत क्या हुई है, ग्रांड प्रिक्स हुई हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखो, इसमें आपको क्या याद रखना, याद क्या रखना, जैसे कनाडियन पूछेगा ग्रांड प्रिक्स, अजरबैजान, कनाडियन, अजरबैजान, मियामी, सऊदी अरब, फ्रेंच, स्पेनिश, हंगरी, बेल्जियम, आगे सब में ग्रांड प्रिक्स लगा लीजिएगा 2022 की। और डच, इटालियन, जितनी भी ऊपर हमने नाम गिनाया सबको नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा, नीदरलैंड के द्वारा जीता गया। अब आपको ध्यान दीजिएगा कि ये आपको नहीं याद रखना, याद क्या रखना है? जो इससे इतर है। इससे इतर क्या है? यानी कि मैक्स वर्स्टापेन अभी आप सब में अपने आप लगा देंगे, याद ये रखिएगा। जो इधर आपका कौन? एक मोनाको ग्रांड प्रिक्स थी, इसको सर्जियो पेरेज ने जीता है, जो मेक्सिको के हैं। सर्जियो पेरेज ये कहाँ के हैं? मेक्सिको के हैं। तो एक यानी मोनाको हो गया, और जो अभी ये सिंगापुर, तो एक मोनाको सिंगापुर 2 को ध्यान रखिएगा, मेक्सिको के सर्जियो पेरेज ने जीता है। तो 2 ये ध्यान रखिए, कौन? एक मोनाको और दूसरा सिंगापुर। दूसरा कौन? सिंगापुर। मोनाको को सर्जियो पेरेज जो मेक्सिको के हैं उनके द्वारा जीता गया। और दूसरी ये ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन और बहरीन ग्रांड प्रिक्स को किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर, जो मोनाको देश है, जो मोनाको के चार्ल्स लेक्लर हैं, उनके द्वारा ऑस्ट्रेलियन और बहरीन ग्रांड प्रिक्स को जीता गया। यानी 4 ये ध्यान रखना है, बाकी सब में क्या ठोक ठाक देना है? मैक्स वर्स्टापेन। तो ये कई हैं, कुछ बाकी का याद ही नहीं रखना, 4 अपने दिमाग में रखिए। 4 क्यों अलग हैं? बाकी सब में कौन है? मैक्स वर्स्टापेन है। तो बाकी में आपको मैक्स वर्स्टापेन का टिक लगा देना है। तो जो कम है उसको याद कर लीजिए, बाकी में क्या? मैक्स वर्स्टापेन हो जाएगा। कौन ध्यान आपको बताएं रखना है? एक लेक्लर वाला, लेक्लर ने कौन? बहरीन और ऑस्ट्रेलियन 2 ग्रांड प्रिक्स जीते हैं, और सर्जियो पेरेज ने सिंगापुर मोनाको जीते हैं। तो 2 ध्यान रखिए, बाकी में सब में मैक्स वर्स्टापेन। अगला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है 2022 का। ये किसको दिया गया? स्वांते पैबो को दिया गया। और किसके लिए दिया गया है? तो ये जो विलुप्त होमनिन और मानव विकास की जीनोम की खोज के लिए इनको दिया गया है। इनके द्वारा जो होमनिन जीन का कैसे होमोसेपियन जो आज का हम लोग मानव हैं, ये इसमें कैसे इनका ट्रांसफ़र हुआ, होमनिन जीन का होमोसेपियंस मानव में कैसे ट्रांसफ़र हुआ, इसी में इन्होंने रिसर्च किया, खोज किया। इसी खोज के लिए इनको क्या किया गया है? चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये निएंडरथल जो मानव था उसके जीनोम्स पर भी काफ़ी यानी रिसर्च किया है। अगला ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी कि ऑप्टिमस, पूछा जा सकता है ये ऑप्टिमस है क्या? तो ऑप्टिमस कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार का ह्यूमनाइड रोबोट है। क्या है? ह्यूमनाइड रोबोट है, जिसको एलन मस्क के द्वारा यानी प्रोटोटाइप किया गया है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑप्टिमस क्या है? तो ये ह्यूमनाइड रोबोट है, जिसको एलन मस्क के द्वारा प्रोटोटाइप किया गया है। अगला ऑपरेशन गरुड़। क्या ऑपरेशन गरुड़ ये पूछा जा सकता? तो ये सीबीआई के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इसका क्या किया गया? शुभारंभ किया गया है क्या ये? तो ये नशीली दवाओं की जो तस्करी होती है, इससे संबंधित जो खुफिया जानकारी होती है, उसका एक विभाग या एक मंत्रालय से
दूसरे विभाग या मंत्रालय या प्रतिष्ठान या व्यक्ति तक कैसे जो इंटेलिजेंस में लगे हुए व्यक्ति हैं उन तक कैसे सूचना का ट्रांसफ़र किया जाए, आदान प्रदान किया जाए, एक्सचेंज किया जाए, इसी के लिए इसे क्या किया गया, ऑपरेशन गरुड़ को शुरू किया गया है। तो एक प्रकार का ये सूचना प्रदान करने का मल्टी लेयर क्या है, यानी ऑपरेशन के अंतर्गत इसे शुरू किया गया है। अगला इम्पॉर्टेंट है कि चेंज मेकर अवार्ड ये किसे दिया गया, तो ये सृष्टि बख्शी को चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है, जिन्होंने जो महिलाओं के साथ हिंसा होती है उसमें काफ़ी काम किया है। इनके द्वारा एक यात्रा भी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शुरू की गई थी और महिलाओं वहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बीच इन्होंने जो महिलाओं के साथ हिंसा हुई इनसे मिली हैं और उनकी प्रति आवाज़ उठा रही हैं। तो इसीलिए सृष्टि बख्शी को क्या किया गया है, चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगला, रसिया यूक्रेन के बीच अभी युद्ध चल ही रहा है, तो हाल ही में यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा एक और अनाउंसमेंट किया गया, क्या कि यूक्रेन के जो 4 प्रमुख क्षेत्र हैं उस पर इन्होंने अपने रसिया में विलय करने की घोषणा कर दी है। तो ये क्या कौन कौन क्षेत्र हैं, तो ये 2 क्षेत्र आप पहले से जान रहे हैं, एक डोनेट्स्क वाला और दूसरा लुहांस्क वाला। तो डोनेट्स्क, लुहांस्क और तीसरा जो जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यूक्रेन का काम कर रहा है उसे जापोरिज्जिया के नाम से जाना जाता। तो जापोरिज्जिया और खेरसान 4 क्षेत्र का ये पुतिन साहब ने कहा कि हम अपने रसिया में विलय कर लेंगे। एक डोनेट्स हो गया, दूसरा लुहांस हो गया, तीसरा जापोरिज्जिया और चौथा खेरसान। अब इसका योगदान क्या है, तो इसका आप जब भी जैसे इस बार मेंस यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया था रसिया यूक्रेन के युद्धों का कारणों की विवेचना कीजिए तो वहाँ पर इन क्षेत्रों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पीटी में भी पूछ लेगा कि जापोरिज्जिया नामक क्षेत्र जो हाल ही में चर्चा में बना हुआ था यह कहाँ स्थित है, किस सागर के किनारे, किस झील, किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका काम है कि डोनेट्स को सर्च करिए, लुहांस्क को सर्च करके देखिए, लोकेशन इसकी मानचित्र में खोजने की कोशिश करिए, जापोरिज्जिया और खेरसान। तो ये न्यूज में था। अगला है विश्व का सबसे लार्जेस्ट जो सफारी पार्क है ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। ये कितना 10,000 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा और जो ये हरियाणा के किस क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा, तो ये अरावली पर्वत रेंज है उसके अंतर्गत, यानी 10,000 एकड़ भूमि पर इसे स्थापित किया जाएगा। अगला 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये आशा पारेख को दिया गया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, तो ये तुलसीदास जूनियर। अगला बेस्ट एक्टर का, तो अजय देवगन और सूर्या। अजय देवगन को तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए और सूर्या जी को सुरा राई पोट्रो के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो अपर्णा बाल मुरली सुरा राई पोट्रो के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। फिल्म अनुकूल यानी फ्रेंडली स्टेट की बात किया जाए, फिल्म फ्रेंडली स्टेट के अंतर्गत मध्य प्रदेश को पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो सुरा राई पोट्रो को दिया गया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार तो मनोज मुंतशिर साहब को यानी साइना गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार दिया गया है। अगला आज का आखिरी ये न्यूज या करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसी को वैश्विक नवाचार सूचकांक के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत की रैंक सुधरी है, कितनी 6 अंक। इसका मतलब 2022 में भारत की रैंक 40 अब हो गई है, पिछले साल कितनी थी कि इसमें 46 थी। तो भारत 46 से 40 यानी 40वें स्थान पे आ गया है, 6 अंकों की सुधार किया है, 6 अंकों की सुधार किया। तो इसमें नंबर 1 पे कौन रहा, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे अमेरिका, नंबर 3 पे स्वीडन, नंबर 4 पे यूनाइटेड किंगडम। तो टॉप 4 तो कम से कम आप याद रखिए, क्यों पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वनडे में तो नहीं, वनडे में शुरू वाला याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड वाला पूछेगा, बाकी पीसीएस में इनकी क्रोनोलॉजी आरोही क्रम या अवरोही क्रम पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे
अमेरिका, नंबर 3 पे स्वीडन और नंबर 4 पे यूनाइटेड किंगडम। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो जो लोग अभी तक लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। और जो क्वेश्चन यहाँ आपको मेंस का दिया गया है, उसका मॉडल आंसर भी लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पर ही आपको प्राप्त होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपना राय, अपनी सुझाव जरूर दे सकते हैं। लाइक डिसलाइक का बटन ओपन है, जो मन आए वो उसको एक बार दबा दीजिए। लाइक मन करे तो लाइक दबाइए, डिसलाइक मन करे डिसलाइक दबाइए, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। धन्यवाद।